स्टोर रूम में कौन सा खजाना है? अब इसकी चाबी किसके पास होगी? अरे हाँ, इस ताले की चाबी तो मेरे पास पहले से रखी हुई है। कमरे से लेकर आती हूँ अभी। अनीता अपने कमरे से चाबी लेकर आती है और स्टोर का ताला खोलती है और सामने का नजारा देखकर उसके पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। पूजा और उसकी ननंद स्वाति दोनों दोहरी जिंदगी जीने का ढोंग कर रही थी। असल बात ये थी कि दोनों दुनिया वालों के और परिवार वालों के सामने खुद को बहुत ही शरीफ और संस्कारी प्रस्तुत किया करती थी, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। हकीकत में तो दोनों हद से ज्यादा बिगड़ी हुई थी। ऐसे ही एक दिन दोनों ननंद भाभी रसोई में खाना बना रही होती है। तभी वहाँ पूजा की सास अनीता आती है और बोलती है, कितनी खूबसूरत जोड़ी है दोनों ननंद भाभी की। भगवान, मैंने तो मोती दान किए होंगे जो इतनी अच्छी बहू मिली है मुझे, और इतनी अच्छी बेटी भी। बस कीजिए माँ जी, आप हर दिन हम दोनों को यही बोलती हैं। हाँ माँ, अगर बोलना ही है तो कुछ नया बोलो ना, जिसे सुनकर हमें भी अच्छा लगे। अरे नया क्या बोलूं बेटा, बस तुम दोनों की जोड़ी को किसी की नजर न लगे। अरे बड़ा फक्र महसूस होता है मुझे अपने संस्कारों के ऊपर तुझे ऐसे देखकर। तो बस माँ जी, बस आप खुश रहिए और जल्दी से जाकर टेबल पर बैठ जाइए। हम आपके लिए अभी खाना लेकर आ रहे हैं। इतना कहकर दोनों ननंद भाभी अनीता को रसोई से बाहर भेज देते हैं, जिसके बाद पूजा जल्दी से फ्रिज में रखी हुई कोल्ड ड्रिंक निकालती है, जिसमें कोल्ड ड्रिंक की जगह शराब भरी हुई थी। तभी पूजा कांच के 2 ग्लास लेकर शराब के बराबर बराबर पैग बनाते हुए बोलती है, लो स्वाति, जल्दी से 2 पैग अच्छे से मार लो, वरना खाना पचेगा नहीं हम दोनों का। सही कह रही हो भाभी, इसके बिना तो हमारी जिंदगी ही अधूरी है। अब आया ना मजा, चलो जल्दी से बाहर खाना लेकर चलते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा थोड़ा सौंफ अपने मुंह में डाल लेते हैं, ताकि किसी को भी पता न चले कि हम दोनों ने पी रखी है। न कहकर पूजा सौंफ के डब्बे से सौंफ निकालती है और दोनों ननंद भाभी थोड़ी थोड़ी सौंफ अपने अपने मुंह में डाल लेती हैं। कुछ देर बाद सभी लोग साथ बैठकर खाना खाते हैं। अनीता खाना खाने के बाद अपने कमरे में आराम करने चली जाती है और भगवान की तस्वीर के आगे हाथ जोड़ते हुए बोलती है, भगवान, बस मेरी बहू और बेटी के संस्कारों को यूं ही बनाए रखना। कभी कोई ऐसा दिन मत आने देना कि कोई मेरी बहू या बेटी पर उंगली उठाए। तरफ अनीता की आंखों पर अपनी बहू और बेटी के संस्कारों की पट्टी बंधी थी, तो वहीं दूसरी तरफ अनीता के कमरे में जाते ही दोनों ननंद भाभी पूरा माहौल बनाकर चकना बोतल लेकर आराम से पत्ते खेल रही होती हैं और अपनी पार्टी कर रही होती है। तभी स्वाति अपनी अलमारी से सिगरेट के डब्बे निकालती है और लाइटर भी निकालती है और सिगरेट जलाकर हवा में छल्ले बनाते हुए बोलती है, भाभी, वैसे एक बात तो है, शराब पीने के बाद छुट्टा मारने का मजा ही कुछ अलग है। सही बोल रही हो तुम, लेकिन तुम्हें पता है ना, मैं तो अफीम खाती हूँ, वो भी एकदम प्योर। भाभी, अफीम खाने का क्या फायदा होता है? अरे फायदा ही फायदा है, एक बार खा लो ना तो आंखें ऐसे जगी रहती हैं, जितना मर्जी काम कर लो थकावट होती ही नहीं है। अच्छा, ऐसा है क्या? फिर तो मैं भी कल खाऊंगी। बताओ तो जरा, कैसे खानी है? कुछ नहीं करना, 1 कप चाय लेनी है, दाल के जितनी अफीम लेनी है, उसको चाय में डालो या फिर ऐसे ही खा लो, बस सारा दिन टन टना टन टन। भाभी, ये तो कमाल है, कल से मुझे भी दे देना, मैं और एक नया नशा करूंगी। ऐसे ही दोनों ननंद भाभी पीते पीते वहीं सो जाती हैं। सुबह के 6 बज जाते हैं। जैसे ही पूजा की आंख खुलती है, तभी वो देखती है कि शराब की बोतलें और ग्लास ऐसे के ऐसे ही बिस्तर पर पड़े हैं। पूजा जल्दी से स्वाति को उठाती है और बोलती है, अरे जल्दी उठो, ये सारा कुछ साफ करना है हमें, इससे पहले माँ जी यहाँ पर सब कुछ देख लें। हाँ हाँ भाभी, ये खाली बोतल मुझे दो और इन ग्लासों को भी ठिकाने लगा दो। हाँ पता है ना, ये बोतल कहाँ रखनी है? हाँ हाँ पता है, वहीं रख दूंगी, आप चिंता मत करो। ठीक है, तुम जाओ, मैं जल्दी से कमरे में रूम फ्रेशनर मार के कमरा साफ सुथरा कर देती हूँ और नहा धोकर तैयार हो जाती हूँ। तुम भी तैयार हो जाओ और सीधा रसोई में मिलते हैं। स्वाति जल्दी से शराब की बोतल उठाती है और छुपाकर सीधा स्टोर रूम में ले जाती है, जहाँ पहले से ही
खाली और भरी हुई शराब की बोतलों का स्टॉक लगा हुआ था। स्वाति उस बोतल को भी वहीं रख देती है और स्टोर रूम को लॉक कर देती है, जिसके बाद दोनों ननंद भाभी अपने संस्कारी रूप में रसोई में काम करने लगती हैं। सभी लोग नाश्ता कर रहे होते हैं कि तभी अनीता के पड़ोसन शोभा का आना होता है। शोभा एक बड़ी चुगलखोर औरत थी जो इधर उधर की बातें सब लोगों में फैलाया करती थी। कैसे हैं सब लोग? हम सब बढ़िया। तुम बताओ शोभा बहन, कैसे आना हुआ? बस ऐसे ही अपनी पड़ोसन की खोज खबर लेने आई हूँ। तुम तो कभी आती नहीं हो, तो सोचा मैं ही क्यों ना आ जाऊं। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़े बहुत घर के काम रहते हैं, उसी में दिन बीत जाता है। अरे घर में बहू है, बेटी है, फिर भी तुझे ही काम करना पड़ता है। वो मुझे करने के लिए नहीं कहती है, मैं अपनी खुशी से कुछ काम कर लिया करती हूँ। अरे बेटा, तुम्हारी आंटी आई है, कम से कम चाय नाश्ता तो बना दो। जी आंटी जी, अभी करते हैं। वैसे अनीता बहन, मैं तुझे एक जरूरी बात बताने आई हूँ। तेरी बहू और बेटी के चाल चलन ठीक नहीं है। कल रात में मैं अपने छज्जे से देख रही थी, तेरी बेटी के कमरे से ना धुआं निकल रहा था। धुआं निकल रहा था? तेरे कहने का क्या मतलब है? अरे तेरी बहू और बेटी रात में सिगरेट पी रही थी, वो भी छुप छुप कर। शोभा की ये बात रसोई में खड़ी पूजा सुन लेती है और बाहर आकर बोलती है, अच्छा आंटी जी, तो फिर आप भी आ जाती तो सुट्टे मारने के लिए। ना बाबा ना, मैं धूम्रपान नहीं करती। करते तो हम भी नहीं हैं, लेकिन आप हम पर इल्जाम लगा रही हैं। माँ जी, बात तो ये है कि रात को मैं स्वाति के बालों को स्ट्रीम दे रही थी। उसके बाल बहुत ही ज्यादा सिल्की और शाइनी हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को वो धूम्रपान का धुआं लगा, तो इसमें हमारी क्या गलती है? मेरे ख्याल से तो आंटी जी, आपको अपने घर चले जाना चाहिए। आज के लिए इतनी बेइज्जती बहुत होगी। अपने सच को झूठा साबित करके और शोभा को बेइज्जत करके पूजा वहाँ से भगा देती है। दिन गुजरते चले जाते हैं और हर दिन के साथ पूजा और स्वाति की बिगड़ेल हरकतें और भी ज्यादा विकराल रूप लेती जा रही थी। ऐसे ही एक दिन अनीता खुद से बोलती है, अरे पूजा और स्वाति दोनों ही बाजार चली गई। मुझे तो काम था बहू से, पता नहीं बहू ने मेरी वो पुरानी वाली चप्पल कहाँ रख दी है। मुझे लगता है शायद उसने वो चप्पल स्टोर रूम में रखी होगी। एक काम करती हूँ, स्टोर रूम में जाकर निकाल लेती हूँ। अनीता स्टोर की तरफ जाती है तो वहाँ पर ताला लगा हुआ होता है। अरे ये क्या, यहाँ पर तो ताला लगा हुआ है, पर स्टोर रूम में ताला लगाया किसने? स्टोर रूम में कौन सा खजाना है? अब इसकी चाबी किसके पास होगी? अरे हाँ, इस ताले की चाबी तो मेरे पास पहले से रखी हुई है, कमरे से लेकर आती हूँ अभी। अनीता अपने कमरे से चाबी लेकर आती है और स्टोर का ताला खोलती है और सामने का नजारा देखकर उसके पैरों तले की जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वहाँ पर बोतलों का स्टॉक जो लगा हुआ था और काफी सारी और भी नशे की चीजें रखी हुई थी। हे भगवान, ये सब क्या है? ये मेरा घर है या कोई बियर बार है? आखिर इतनी सारी शराब और ये नशीले चीजें यहाँ पर कौन लेकर आया? स्टोर रूम देखने के बाद अनीता सीधा अपनी बहू के कमरे में जाती है, जहाँ उसे हुक्का जलाने का चिलम और अफीम भी मिल जाते हैं। जिसके बाद वो अपनी बेटी के कमरे में जाती है तो उसे वहाँ कुछ छुपाई हुई शराब की बोतलें और सिगरेट हाथ लग जाती है। इसका मतलब मेरी बहू और बेटी दोनों मिलकर मुझे अभी तक धोखा दे रही थी। ये नंद भाभी इतना ज्यादा बिगड़ी हुई है और मुझे पता तक नहीं चला। कुछ देर बाद पूजा और स्वाति दोनों घर आ जाते हैं। अनीता बड़े प्यार से हर रोज की तरह उनसे बात करती है। रात को भी सभी लोग खाना खाते हैं। अनीता अपने कमरे में जाती है और स्वाति और पूजा अपना प्रोग्राम शुरू कर देते हैं। स्वाति और पूजा दोनों ही एनिमल मूवी के सॉन्ग पर सिर पर ग्लास रखकर नाचते गाते हुए जमा जमा ले कद्दू जमा ले, जमा जमा ले जमा कद्दू जमा ले, जमा जमा ले कद्दू जमा ले, जमा ले कद्दू जमा ले। तभी वहाँ अनीता आ जाती है और उसे देख दोनों ननंद भाभी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। मैंने कुछ नहीं किया, ये स्वाति ने मुझे ये सब करने के लिए कहा था। नहीं नहीं माँ, भाभी झूठ बोल रही है। मैंने नहीं, भाभी ने ही मुझे बोला था ये सब करने के लिए। चुप करो बेशरम, दोनों की दोनों ही झूठ बोल रही हो। मैं तुम्हारी सारी असलियत जान चुकी हूँ। शर्म नहीं आई तुम दोनों को इतना बड़ा विश्वासघात करते हुए? मैं समझती थी कि मेरी बहू और बेटी में हर एक गुण है और वो बहुत ही संस्कारी है,
लेकिन तुम दोनों ने तो इतनी बिगड़ी हुई हो, मुझे आज पता चला है। आज के बाद दोनों के दोनों मुझसे बात मत करना। अनीता चली जाती है। पूजा और स्वाति अनीता को मनाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन अनीता उनकी माफी को स्वीकार नहीं करती है। अनीता को नाराज देखकर पूजा और स्वाति को बहुत बुरा लगता है। धीरे धीरे दोनों अपनी बिगड़ी हुई आदतों को सुधारने का प्रयास करती है और आखिरकार दोनों वास्तव में संस्कारी ननंद भाभी बन जाती हैं और फिर कभी कोई बुरी आदत नहीं अपनाती है। काफी लंबे समय बाद अनीता भी अपनी बहू और बेटी को माफ कर देती है और फिर से उन्हें प्यार करने लगती है। सुमन की ननंद कल्पना बहुत ही मोटी लड़की थी। उसके मोटापे की वजह से कहीं पर भी उसके रिश्ते की बात पक्की नहीं हो पा रही थी, जिस वजह से सुमन की सास निर्मला बहुत ही ज्यादा चिंता किया करती थी। जैसे तैसे दहेज का लालच देकर कल्पना की शादी वरुण नाम के लड़के से पक्की हो जाती है। सभी लोग कल्पना की शादी पक्की हो जाने से बेहद खुश थे। शादी की डेट निकल चुकी थी और घर में शादी की तैयारी चल रही थी। ऐसे ही कपड़ों का नाप लेने के लिए सुमन के घर में दर्जी आता है और सुमन कल्पना को आवाज देती है। कल्पना, अरे कल्पना कहाँ हो तुम? यहाँ आओ, दर्जी जी आए हैं तुम्हारे ब्लाउज का नाप लेने के लिए। आ रही हूँ भाभी। इतना कहकर कल्पना अपने कमरे से बाहर आती है। अरे मोरी भैया, हाथी का बच्चा, अरे इनके लिए सिलना है क्या? जी हाँ, इन्हीं का सिलना है। ये मेरी ननद है, इन्हीं की शादी है। अरे अब फिर तो कपड़ा बहुत कम दिया है, कपड़ा थोड़ा और लगेगा। जी क्यों? वो क्या है ना, अब मुझे लगा था किसी लड़की की शादी है तो उसके लिए कपड़ा सिलना है। मुझे क्या पता था हाथी का बच्चा आगे कर दोगे आप लोग। अब मेरा मतलब है इनके लिए कपड़ा नहीं, इनके लिए पूरा टेंट सिलना होगा। कितनी मोटी है ये। दर्जी की बात सुनकर सुमन मुस्कुरा पड़ती है और जैसे तैसे अपनी हंसी कंट्रोल करती है। तभी कल्पना बोलती है। दर्जी जी, जितना कपड़ा लगाना है लगा दीजिए, लेकिन ब्लाउज एकदम बढ़िया सिल दीजिए, वरना एक एक की हवा निकाल दूंगी मैं। जी जी, आप भड़क क्यों रही हो? जैसा आप चाहोगी अब वैसा ही बना दूंगा। अब मेरा काम है, चाहे मैं 10 के लिए बनाऊं चाहे 1 के लिए। आप चिंता मत कीजिए, आपका काम हो जाएगा। दर्जी बेचारा जैसे ही कल्पना का नाप लेता है तो उसके नाप का फीता कल्पना पर छोटा पड़ जाता है। फिर भी वो नाप ले ही लेता है और वहाँ से चला जाता है। तभी निर्मला वहाँ आती है और बोलती है। अरे दर्जी का काम खत्म हो गया हो तो बहू जाकर रसोई का काम भी देख ले। मेहमान आते ही होंगे, घर में उनके चाय पानी का प्रबंध देख ले। और कल्पना बेटा, तू क्या कर रही है? तू भी अपनी पैकिंग कर लेना। शादी में जो जो तुझे अपने साथ ले जाना है सारा सामान बैग में भरकर पैक कर ले। फिर बाद में मत बोलना ये रह गया वो रह गया। सब कुछ कर लूंगी मैं, आप चिंता मत करो। अरे सबसे बड़ी चिंता तो हमारी टलने वाली है, आपकी शादी जो होने वाली है। बस ठीक ठाक आपकी शादी हो जाए, फिर माँ जी को भी कोई चिंता नहीं रहेगी। भाभी, आपके कहने का क्या मतलब है कि मैं पर बोझ बनी हुई हूँ? बोझ तो आप धरती पर अरे मेरे कहने का मतलब वो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है ननद जी। बस बेटी की शादी की चिंता तो हर माँ को रहती है ना। बस मैं तो इसीलिए बोल रही थी, जब तक सही से आपकी शादी ना हो जाए माँ के दिल को कहाँ ही चैन आएगा। अच्छा चलो मैं जाती हूँ, मुझे थोड़ा काम है। शादी की तैयारियां पूरे जोर शोर पर चल रही थी। मेहमानों का आना शुरू हो गया था और हलवाई ने मिठाई बनाना शुरू कर दिया था। इसी बीच सुमन और कल्पना निर्मला के साथ शादी की कुछ बची हुई शॉपिंग करने जाती हैं, जहां कल्पना अपने लिए सैंडल देख रही होती है और उसे एक हाई हील का फैंसी सैंडल पसंद आ जाता है, जिसे अपने हाथों में उठाकर कल्पना बोलती है। माँ, मुझे यही वाली हाई हील्स बहुत ज्यादा पसंद है, मैं यही वाली हाई हील्स लूंगी। क्या कहा ननद जी आपने? ये आप लोगी? हाँ भाभी, इसमें क्या बुराई है, कितनी तो सुंदर है। देखिए ननद जी, इस सैंडल में तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन बुराई आपके सैंडल पहनने में है। भाभी क्या बकवास कर रही हैं आप? अरे अरे सही कह रही हूँ ननद जी, जरा आप वजन तो देखो और इस सैंडल की हालत तो देखो। अरे अगर आप इस सैंडल को पहनकर चलोगी ना, और जहाँ जहाँ आपकी सैंडल की हील होगी ना, वहाँ वहाँ गड्ढे बन जाएंगे। अगर यकीन ना हो तो ट्राई कर देख लीजिए। भाभी आप चाहती क्या है कि मैं यहाँ दुकान में आपसे लड़ाई करना शुरू कर दूं? आपको हर जगह कुछ ना कुछ रायता फैलाना ही होता है क्या?
अरे मेरी मर्जी मेरी शादी, मैं जो मर्जी लूं। आप होती कौन है मेरे बारे में ऐसी घटिया सी बातें बोलने वाली? अरे ननद जी, घटिया बातें नहीं बोल रही, मैं तो वो बोल रही हूँ जो सच बातें हैं। फिर भी अगर आपका मन करता है तो आप ले लीजिए। सुमन की बातों को अनदेखा करते हुए कल्पना अपनी जिद पर वही हाई हील्स खरीद लेती है जो उसने पसंद किए थे। सारी शॉपिंग खत्म होने के बाद सभी लोग घर आ जाते हैं और आराम करने लगते हैं। अगली सुबह दर्जी कपड़े लेकर आता है और कल्पना जैसे ही कपड़े ट्राई करती है तो उसे वह कपड़े टाइट होते हैं। तभी वो निर्मला और सुमन को आवाज देती है और बोलती है, भाभी कैसा दर्जी था आपका, देखना नाप भी ले गया था और ब्लाउज भी ठीक से नहीं सिला। ब्लाउज तो एकदम बराबर सिला हुआ है। लगता है शादी की खुशी में आप थोड़ी सी और ज्यादा मोटी हो गई हो ननद जी, इसलिए ये ब्लाउज आपको फिट नहीं हो रहा है। भाभी आजकल आप हद से ज्यादा बकवास नहीं करने लगी हो। माँ देख रही हो ना आप इनको। आपकी बहू मेरी शादी खुशी से नहीं होने देना चाहती। हर रोज किसी न किसी बात पर मेरा मूड खराब कर देती है ताकि इस घर में बवाल हो जाए। बहू तू चुप रह। और कल्पना बेटा, तू ये ब्लाउज उतार कर अपने दूसरे कपड़े पहन ले। दर्जी को बुलाकर उन्हें सारी बात समझा देती हूँ, वो फिर से कपड़ों को सही कर देगा। निर्मला की बात सुनकर कल्पना जल्दी से अपने कपड़े बदल लेती है और दर्जी को दोबारा से कपड़ों को ठीक करने के लिए दे दिया जाता है। दिन गुजरते चले जाते हैं और आखिरकार शादी का दिन आ जाता है। दुल्हन बनी कल्पना ब्यूटी पार्लर में बैठी अपनी गैप के आने का इंतजार कर रही थी। तभी बगल में बैठी हुई सुमन बोलती है, वैसे मानना पड़ेगा ननद जी, आज तो आप बहुत सुंदर लग रही हो। मैं सुंदर नहीं लग रही, मैं तो पैदा ही सुंदर हुई थी। आपकी आँखों ने ही सही से मुझे आज देखा है। दोनों ननंद भाभी बातें कर रही होती है कि तभी कैब आ जाती है। सुमन और कल्पना शादी के मंडप तक पहुंचती हैं। कल्पना ने अपने लहंगे के नीचे वही हाई हील्स पहनी थी जो वो उस दिन मार्केट से खरीद कर लाई थी। वरमाला के समय जैसे ही कल्पना स्टेज की तरफ जाने लगती है, तभी उसके पैरों में पहनी हुई हील की सैंडल उसका वजन बर्दाश्त नहीं कर पाती है और दोनों सैंडल की हील चटक से टूट जाती है और डिसबैलेंस होकर कल्पना औंधे मुंह गिर जाती है। ये नजारा देखकर सभी लोग हंसने लगते हैं। सुमन फटाफट से कल्पना को रेस्ट रूम में ले जाती है और बोलती है, अरे ननद जी, मैंने आपसे कहा था ना कि ये सैंडल मत पहनो। अरे बना लिया ना तमाशा सब लोगों के सामने। मैं मानती हूँ कि आपको ये सैंडल बहुत पसंद आए थे, लेकिन कम से कम अपने आप को तो देखिए और सैंडल को देखिए। आपका वजन झेलने के लिए नहीं बनी है ये। अब बताओ, सारे लोगों के सामने आपका कितना मजाक बनाया गया है। ऊपर से कैमरामैन ने जो आपकी गिरने का मूवमेंट कैप्चर कर लिया, वो अलग है। बताओ अब क्या करोगी आप? अब आपने करवा लिया ना बेमतलब में ही अपनी शादी में बवाल। भाभी अब बोलती रहेंगी या फिर मेरी मदद भी करोगी? अरे शुभ मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। हाँ हाँ करती हूँ, मुझे तो पहले से ही पता था कि कुछ ऐसा ही होगा, इसलिए उस दिन मैंने दुकान से आपके लिए एक अलग सैंडल खरीद ली थी। ये लो और इन्हें जल्दी से पहन लीजिए, आपके लिए कंफर्टेबल भी है और इससे आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। थैंक यू भाभी, आप मेरे बारे में कितना सोचती हैं। मुझे लगा था कि आप हमेशा मुझे ताने देती रहती हैं, लेकिन आप तो सच में दिल की बहुत अच्छी हैं। अरे वो सब तो मैं आपसे मजाक करती रहती हूँ ननद जी। चलो जल्दी बाहर चलते हैं, सभी लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। सुमन के दिए हुए सैंडल पहनकर कल्पना फिर से स्टेज पर जाती है और इस बार वह बिल्कुल भी डिसबैलेंस नहीं होती है और बिना किसी बवाल के पूरे मान सम्मान के साथ मोटी ननंद की शादी हो जाती है। निधि रात के 1 बजे फोन में रील देख रही होती है। तभी उसकी नजर घड़ी पर जाती है। 1 बज गए और पता भी नहीं चला। निधि सो जा, वरना कल सुबह फिर लेट हो जाएगी और ये लोग फिर मेरे सर पर तांडव करेंगे कि मैंने आज फिर खाना नहीं बनाया। ये रील भी ना देखते हुए कब टाइम खत्म हो जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। फोन रख देती हूँ, वरना हाथ में रहेगा तो सो भी नहीं पाऊंगी। निधि फोन को एक तरफ रखती है और सो जाती है। अब सुबह हो जाती है, लेकिन निधि की सुबह तक भी आंख नहीं खुलती। निधि अब तक सो रही होती है। तभी निधि का पति अमन निधि को उठाने लगता है। निधि उठ जाओ, निधि लेट हो रहा है यार, जल्दी उठो ना। अरे कुछ खाने को बना दो, हमें निकलना भी है। बस 5 मिनट और सोने दीजिए ना, मुझे बहुत प्यारी नींद आ रही है। ठीक है, मैं नहाने जा रहा हूँ और मैं नहा कर आऊँ, तब तक उठ जाना। और हाँ, हमारा सुबह का नाश्ता बना देना।
थोड़ी देर में ना रोहन भी तुम्हारे पास आने वाला होगा। अमन इतना बोलकर नहाने चला जाता है। निधि फिर सोने जा रही होती है कि तभी वहाँ अमन का छोटा भाई रोहन आ जाता है और निधि को उठाते हुए कहता है, भाभी उठ जाओ जल्दी, आज मेरा आलू पराठे खाने का बहुत मन कर रहा है, जल्दी से बना दो। पापा भी आपका इंतजार कर रहे हैं। भाभी आज हम सब लेट हो रहे हैं, इसलिए जल्दी बना दो। रोहन, मेरी आंखें भी नहीं खुल रही है। आज एक काम करो कि तुम खुद ही सुबह का नाश्ता बना लो, मैं शाम को तुम्हारे लिए आलू के पराठे बना दूंगी, ठीक है ना? भाभी सुबह का नाश्ता चाहिए मुझे, शाम का तो आप जैसे तैसे कुछ ना कुछ बना ही लोगी। रोहन, तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता क्या? मैं बोल रही हूँ ना कि तुम खुद बना लो। एक तो वैसे ही सबके लिए मैं अकेले ही काम करती रहती हूँ, ऊपर से आप सब लोग मुझे सुबह भी जल्दी उठा देते हो। निधि के गुस्सा करने के बाद रोहन कुछ नहीं कहता है और कमरे से चला जाता है। अमन नहा के आता है लेकिन अभी भी निधि उठी नहीं थी और अमन को काफी देर हो रही होती है, इसलिए अब वो निधि को उठाता भी नहीं है और बाहर निकल जाता है। ये देखकर अमन के पिता मोहनलाल कहते हैं, बेटा, सुबह का नाश्ता पहाड़ तोड़ने जैसा मुश्किल है क्या, जो बहू से हो नहीं पाता? ऐसा नहीं है पिताजी, वो क्या है ना, निधि रात में लेट सोई थी तो बस इसलिए उठने में समय लग गया, वरना वो रोज तो थोड़ा बहुत तो बना ही देती है ना नाश्ता। हाँ हाँ बेटा, तू तो करेगा ही ना अपनी पत्नी की तरफदारी। एक बात बताता हूँ बेटा, रात के खाने को गरम करके सुबह दिया जाए तो उसे नाश्ता नहीं कहते। पिताजी, आपको फैक्ट्री के लिए बहुत देर हो रही थी ना, अब नहीं हो रही क्या? निधि अपने ससुर, देवर और पति के साथ रहती थी। निधि को छोड़कर तीनों काम करते थे और तीनों को ही सुबह 5 बजे काम के लिए निकलना पड़ता था और निधि आलसी, वो उन तीनों को सुबह का नाश्ता तक नहीं देकर भेजती थी। एक शाम सारे साथ में खाना खा रहे होते हैं, तभी मोहनलाल कहता है, बहू, आज मैं भिंडी लाया हूँ, तो कल सुबह नाश्ते में भिंडी बना दियो। और हाँ, ध्यान रहे, कल सुबह चिकचिकबाजी मत करियो कि आज मेरी नींद पूरी नहीं हुई, या ये काम था रात में, या वो काम था, या लेट सोई। कोई ड्रामाबाजी मत करियो। मैं सुबह का नाश्ता नहीं करता तो मेरा पूरा दिन खराब जाता है। पापा जी, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे ये सब मैं जान के करती हूँ। अरे मैं जानबूझकर ये सब थोड़ी ना करती हूँ, हो जाता है, अब इसमें मेरी क्या गलती है? अभी आप तो जब से शादी करके आई हो तब से आपके साथ रोज ही ऐसा होता है। मैं खुद परेशान हो गया हूँ। जब आप नहीं थी तो उससे पहले कम से कम सुबह का नाश्ता तो मिलता था, लेकिन ऐसा लगता है घर में जब से भाभी आई है सुबह का नाश्ता किया ही नहीं। प्लीज भाभी बना दिया करो, बहुत भूख लगती है, बिना खाए काम पर नहीं जाते। ठीक है, आप लोग इतना बोल रहे हो तो मैं बना दूंगी। निधि ये सब बोल तो देती है लेकिन अब होगा या नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सब लोग खाना खा लेते हैं और सब सोने चले जाते हैं। निधि अपने कमरे में बैठी थी, तभी अमन उसके नजदीक आता है तो निधि उसे पीछे धक्का देते हुए कहती है, क्या है, आप मेरे नजदीक क्यों आ रहे हो? क्या बोल रही हो तुम? गुस्से में क्यों हो? मैं तुम्हारा पति हूँ, नजदीकी तो आ रहा हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? सुना नहीं, अभी बाहर क्या बात हुई है? कल सुबह का नाश्ता बनाना है मुझे। सुबह का नाश्ता बनाना है तो जल्दी सोना भी पड़ेगा। अगर जल्दी सोना है तो दूर रहो, ठीक है ना? वरना कल सुबह वापस से सब लोग मेरे ही ऊपर चढ़ जाएंगे। निधि की बात सुनकर अमन कुछ भी नहीं कहता और सोने लगता है। अमन काफी ज्यादा गहरी नींद में सो जाता है। काफी देर बाद अमन की आंख खुलती है और वो देखता है कि निधि जाग रही है। ये देखकर अमन कहता है, निधि, ये क्या है? तुम क्या कर रही हो अभी? फोन चला रही हो? लेकिन अभी तो तुम कह रही थी कि तुम्हें सुबह जल्दी उठना है, नाश्ता बनाना है सबके लिए, और अब क्या हुआ? अब तुम्हें सुबह जल्दी नहीं उठना, नाश्ता नहीं बनाना सबके लिए? हाँ, सोओगी नहीं क्या तुम? अब तो तुम्हें मेरे फोन चलाने से भी परेशानी होने लग गई। ठीक है, नहीं चला रही फोन, सो रही हूँ, बस खुश अब। निधि सो जाती है लेकिन अगली सुबह फिर से वो नाश्ता नहीं बना पाती। ये सब देखकर अब घर में हर किसी को गुस्सा ही आ रहा था। कुछ दिनों बाद निधि सबसे कहती है, आप लोग इतनी जल्दी क्यों जाते हो? देखो, आप लोग इतनी जल्दी जाते हो इसलिए मुझे भी सुबह उठना पड़ता है नाश्ता बनाने के लिए। अब एक काम करना, आप ना थोड़ा लेट जाया करो, आपके लिए सुबह का नाश्ता बना दूं,
क्यों, सही रहेगा ना ये? बहू, जिस तरह से तेरी हरकत हो रही है ना, तो मुझे तो यही लगता है कि कुछ दिनों के बाद शाम का खाना भी आफत हो जाएगा। सुधर जा बहू, सुधर जा। सुबह का नाश्ता बना दिया कर। अरे शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है। दिन की शुरुआत सुबह के नाश्ते से होती है और हमारे दिन की शुरुआत तू बेकार के चिकचिकबाजी से करवाती है। हाँ तो पापा जी आप खुद बताइए ना, मैं कहाँ गलत कह रही हूँ? मैं तो बस बीच का रास्ता निकाल रही हूँ। देखिए, अगर कल से आप थोड़ा लेट जाएंगे काम पर तो कितना सही रहेगा। आप लोगों की भी नींद पूरी हो जाएगी, आप लोग आराम से जा पाओगे, नाश्ता भी मिल जाएगा सुबह का, मेरी भी नींद पूरी होगी, कितनी आसानी होगी। आप खुद बताओ, ये कितना अच्छा आइडिया है, इसमें क्या परेशानी है आपको? भाभी, परेशानी यह है कि आपको आलस की वजह से सुबह नाश्ता बनाने में इतनी परेशानी होती है। आप एक आदमी को नहीं बल्कि 3-3 लोगों को भूखे पेट भेज रही हो। ये जरूरी नहीं है कि आप सुबह 5 बजे नाश्ता नहीं बना पा रही हो। अगर हम 8 बजे भी जाएंगे ना तो अब नहीं बना पाओगी। इसलिए सुबह का नाश्ता आप तो सोचो ही मत, आपसे होने ही वाला नहीं है सब। देख रहे हो अमन जी, एक तो मैं कुछ कह रही हूँ, ऊपर से सब लोग मुझे ही सुना रहे हैं। मैंने तो सोचकर भी पाप कर दिया। अगर आपको लग रहा है कि पाप कर दिया मैंने तो ठीक है, अब मैं सोचूंगी भी नहीं। जो आप लोगों को ठीक लगे आप लोग वो करो, और जो मुझे ठीक लगेगा मैं वही करूंगी। अब तो मुझे भी यही लगता है निधि कि तुम्हें बस सोना ही अच्छा लगता है और तुम बस वही करती रहती हो। दूसरों की तो छोड़ो, एक बार भी तुमने अपने पति के बारे में सोचा है कि तुम्हारा पति भूखा जाता है रोज? ये कभी सोचा है तुमने? नहीं, ये नहीं सोचा होगा। बस यही सोच रही हो ना तुम कि हम लोग तुम्हारे बारे में गलत सोचते हैं। प्लीज मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, आज के बाद तुम हमारे बारे में कुछ भी मत सोचना। निधि अभी भी नहीं सुधरती है। ये देखकर अब घर में कोई भी निधि के हाथों का बनाया हुआ खाना तक नहीं खाता। ये सब देख निधि को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए एक सुबह निधि सबके लिए नाश्ता बनाती है, और जब सुबह सबका नाश्ता घर के बाकी लोग देखते हैं तो सब लोग हैरान हो जाते हैं। भाभी, कहिए मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? आपने सुबह का नाश्ता बनाया है? क्या ये सच है? हाँ ये बिल्कुल सच है। मुझे अपनी गलती पर बहुत पछतावा हो रहा है। मैं इस घर की बहू हूँ और मेरा फर्ज ये होना चाहिए कि मैं किसी को भूखा न जाने दूं। लेकिन मैंने किसी के बारे में नहीं सोचा, बस अपने ही बारे में सोचा। कोई बात नहीं बहू, देर आए दुरुस्त आए। लेकिन तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। चलो बच्चों, नाश्ता करते साथ में बैठकर, मुझे तो बहुत भूख लगी है। सब लोग साथ बैठकर बड़े ही चाव से नाश्ता करते हैं, जिसके बाद अब निधि हर सुबह नाश्ता बनाने लग जाती है। सीमा को घर के खाने से अच्छा बाहर का खाना लगता था और सबसे ज्यादा उसे मोमोज पसंद थे। सीमा अपनी माँ सुषमा और भाई रुपेश के साथ रहा करती थी। सीमा पढ़ने में काफी अच्छी लड़की थी, इसीलिए वो डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी। ऐसे ही एक दिन सीमा अपनी सहेली रिया के साथ कॉलेज से घर आ रही थी, तभी उसकी नजर मोमो वाले के ठेले पर जाती है। यार रिया देख ना, मोमो, बहुत दिन हो गए मोमो खाए हुए, चलना चलते हैं। क्या यार सीमा, तू भी ना, अभी 1 हफ्ते पहले ही तो हमने मोमो खाए थे। चल ठीक है, अगर तुझे मोमो नहीं खाने तो आज हम स्प्रिंग रोल खाएंगे। बोल, मंजूर है? चल ठीक है, तू इतना कह ही रही है तो मैं मना भी नहीं कर सकती। चल चलते हैं खाने। दोनों सहेलियां मोमो वाले के पास जाती हैं और स्प्रिंग रोल लेकर खाने लगती हैं। लेकिन सीमा को सॉस काफी तीखी लगती है। तीखी सॉस खाने के कारण सीमा का मुंह लाल हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू भी आने लगते हैं। क्या हुआ, तू रो क्यों रही है? सब ठीक तो है ना सीमा, तू बोलती क्यों नहीं? यार रिया, तीखा कितना लग रहा है? तीखा लग रहा है मुझे, बता ना क्या करूं? मेयोनीज ले लेना, उससे खा ले, तीखा नहीं लगेगा फिर। रिया की बात सुनकर सीमा जल्दी से मेयोनी लेती है और स्प्रिंग रोल के साथ खाने लगती है। कुछ देर बाद सीमा अपने घर चली जाती है और शांति से सो जाती है। अगले दिन जब सीमा अपने कॉलेज के लिए तैयार हो रही थी, तभी वहाँ सीमा की माँ सुषमा आती है और सीमा से बोलती है, सीमा आज तू कॉलेज मत जा, घर पर आराम कर ले। कॉलेज न जाऊं? पर क्यों? क्या हुआ माँ, आप मुझे कॉलेज जाने से क्यों मना कर रही हैं? बेटा आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं सोच रही हूँ कि आज हॉस्पिटल चली जाऊँ, और जब मैं हॉस्पिटल जाऊंगी तो उस दौरान घर में भी तो किसी का होना जरूरी है ना। सीमा कुछ बोलती उससे पहले सीमा के फोन पर रिया का फोन आ जाता है और वो भी आज कॉलेज जाने से मना कर देती है। ठीक है माँ,
मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी। वैसे भी आज रिया भी नहीं जा रही है। आप आराम से हॉस्पिटल जाओ और अपनी दवाई लेकर आओ। सीमा की बात सुनकर सुषमा सीमा का माथा चूमती है और वहाँ से चली जाती है। सुबह से दोपहर हो जाती है। सीमा भी अपने कमरे में बैठकर अपना फोन यूज कर रही थी। तभी उसके दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। दरवाजे की दस्तक सुनकर सीमा अपने घर का दरवाजा खोलती है। अरे माँ, आप आ गई? और ये आपके हाथ में क्या है? ये मेरे हाथों में स्प्रिंग रोल है। तुझे ये स्प्रिंग रोल पसंद है ना? हाँ माँ, पसंद तो बहुत है। आप बाहर खड़ी खड़ी क्या कर रही है? अंदर आओ ना। सीमा की बेसब्री देखकर सुषमा अंदर जाती है। सीमा, तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए अभी स्प्रिंग रोल लेकर आती हूँ। ले खा। तुझे पता है मैंने स्प्रिंग रोल बनाना सीखा है और अब मैं घर में भी स्प्रिंग रोल बनाया करूँगी। अच्छा माँ, ये बहुत ही अच्छी बात है। फिर बात तो अच्छी है, पर मैं तुझे ये समझाना चाहती हूँ कि आज से मैं घर में ही स्प्रिंग रोल बनाऊंगी। तुझे बाहर खाने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? और आज तो मैं इसको इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि मैंने सोचा घर पर बाहर जैसा टेस्ट मिले ना मिले, इसलिए आज आखिरी बार तुझे बाहर का खिला दूँ। पर माँ, ये तो सरासर गलत है ना। सीमा बोल ही रही होती है कि तभी उसको खांसी आ जाती है। कितनी बार बोला है कि खाते समय कुछ मत बोला कर, पर नहीं, तुझे तो मेरी सुननी ही नहीं है। पानी पीने के बाद उसकी खांसी तो रुक जाती है, पर उसको मिर्च लगना शुरू हो जाती है। माँ, मुझे तीखा लग रहा है, बताओ ना क्या करूँ? पानी से भी रिलीफ नहीं मिल रहा है। रसोई में मेयोनीज रखी होगी, उसको ले ले और उसके साथ खा ये रोल। अपनी माँ की बात सुनकर सीमा रसोई में से मेयोनी लेने जाती है, पर वो गलती से दही की कटोरी उठा लेती है और बाहर हॉल में आकर दही के साथ स्प्रिंग रोल खाने लगती है। ये क्या मेयोनी आज खट्टी खट्टी क्यों लग रही है? मुझे क्या, मुझे तो खाने से मतलब है, चाहे मेयोनी खट्टी हो या मीठी। सीमा दही के साथ मजे से रोल खा लेती है और अपने कमरे में चली जाती है। कुछ घंटे बाद जब सीमा का भाई रुपेश घर आता है तो सुषमा अपने बेटे के लिए दही लेने जाती है, पर उसको दही कहीं नहीं मिलती। सीमा, सीमा, अरे कहाँ है ये लड़की? सुनती भी नहीं। क्या हो गया माँ, आप इस तरह क्यों चिल्ला रही हैं? मैंने यहाँ पर एक कटोरी में दही रखी थी, वो दही कहीं मिल नहीं रही। तूने कहीं रख दी है क्या? क्या यहाँ जो रखी थी वो दही थी? पर आपने तो मेयोनी कहा था ना। गवार कहीं की, मैंने तुझे कहा था रसोई में मेयोनी ले ले, इसका मतलब था रसोई के अंदर जो फ्रिज रखा है उसमें से ले ले, और तूने कटोरी वाली दही के साथ स्प्रिंग रोल खा लिए। हाँ, तो जब आप पूरा वर्ड नहीं बोलोगी तो यही होगा ना। तुझे मेयोनी और दही के टेस्ट में अंतर नहीं पता क्या? वैसे मुझे खट्टी लगी तो थी, फिर मैंने सोचा कि मेयोनी में आपने नमक मिला दिया होगा, इसीलिए मैंने मेयोनी खा ली। हे भगवान, मैंने कैसी औलाद को जन्मा है जिसको दही और मेयोनी में अंतर ही नहीं पता। रहने दो माँ, और वैसे भी आपने दही को बाहर रखा ही क्यों था? वो इसीलिए क्योंकि रुपेश को ठंडी दही नहीं पसंद। दोनों माँ बेटी में अनबन हो रही थी, तभी वहाँ रुपेश आ जाता है और उनकी बातें सुनकर उनके करीब जाता है। मेरी दही ये खा गई। इसको पता है मैं हमेशा दही खाता हूँ, उसके बिना मुझे कुछ खाया नहीं जाता, और ये फिर भी दही खा गई। हाँ, तो एक दिन खाना मत खा। वैसे दही के साथ स्प्रिंग रोल का टेस्ट ही अलग था, मजा ही आ गया था खाकर। इतना बोलकर सीमा वहाँ से चली जाती है। समय ऐसे ही बीतता है और समय के साथ दही के साथ स्प्रिंग रोल खाने लगती है। आए दिन वो अपने भाई की दही खा जाया करती थी। हर बार की तरह उसके घर में रुपेश और सीमा के बीच में युद्ध हो जाता था। ऐसे ही एक दिन, माँ मेरी दही कहाँ है? माँ कहाँ है मेरी दही? हाँ हाँ, अब इसको भी दही खाना है। नकलची बंधरिया कहीं की, नकल करना ना कोई तुझसे सीखे। हाँ हाँ, अपना मुंह बंद रख, फालतू मत बोल। आज रिया आने वाली है, मुझे उससे अपनी नई रेसिपी खिलानी है। तुझे आता क्या है बनाना जो तू अपनी नई रेसिपी खिलाएगी? ये मैं तुझे बताना जरूरी नहीं समझती। माँ बताओ भी अब। ओ मोटी बुद्धि, माँ घर पर नहीं है। माँ घर पर नहीं है मतलब? माँ खो गई है, बता ढूंढ के लाएगी? तुझसे सीधा सीधा जवाब नहीं दिया जाता है क्या? अरे माँ बाजार गई है, आने में समय लग सकता है। घर में दही नहीं है, माँ भी नहीं है, रिया भी आने वाली है। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ अब मैं, कि अब रिया को वो कैसे खिलाऊंगी मैं। भाई देखना, आज रिया आ रही है और घर में दही नहीं है और ना ही रोल है, तो एक काम करेगा? मैं कुछ नहीं करूँगा, तुझे जो करना है तू कर। कुत्ता कहीं का, एक नंबर का कामचोर है। क्या कहा तूने? अब तो बिल्कुल भी नहीं करूँगा। अरे क्या सुन रहा है तू? मैंने कुर्ता कहा है। जब मेरी शादी होगी ना तो तुझे अपने लिए अपने पैसों का कुर्ता दिलवाऊंगी मैं।
बहरा नहीं हूँ मैं, सब सुनाई देता है मुझे। अच्छा ये सब छोड़, तू इतना गिड़गिड़ा रही है तो चल माफ किया तुझे। और बता करना क्या है? उससे अपना बदला तो लेकर ही रहूंगी मैं। अब बता भी दे, मन में सोचने से ना कि मैं बदला लूंगी तो बदला ले नहीं पाएगी तू, बस धमकी देती रहती है हर वक्त। अब बता भी। ज्यादा कुछ नहीं, दही लानी है और स्प्रिंग रोल लेकर आने हैं। ओ तो उनको मिला के तो गोबर बनाएगी और मिलके अपने दोस्तों के साथ मजे से खाएगी। तू जा रहा है या नहीं? उनकी बात सुनकर रुपेश हंसते हुए वहाँ से चला जाता है और कुछ देर बाद वो दही के साथ स्प्रिंग रोल लेकर आता है, लेकिन रिया उसके घर नहीं आती। मैं इससे कभी जिंदगी में बात नहीं करूंगी, बहुत उसने नाटक कर लिया पर अब नहीं। अरे हुआ क्या है? सीमा अब अपने भाई को सब बताती है और उदास हो जाती है। रुपेश अपनी बहन को उदास नहीं देख सकता था, इसीलिए वो उसके पास जाकर बैठ जाता है और बोलता है, देख सीमा, आज नहीं आ पाई तो क्या हो गया, उसको भी काम आ गया होगा। अगर उसे जरूरी काम नहीं होता तो वो तो आती ना। तू तो जानती है ना कि तू बुलाए और वो ना आए, ऐसा तो कभी हुआ नहीं है। अरे कुछ इम्पोर्टेंट आ गया हुआ काम, इसलिए नहीं आई। ये सब छोड़, एक काम कर, हम दोनों मिलके ना एंजॉय करते हैं, क्या बोलती है? अपने भाई की बात सुनकर सीमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद वो अपने भाई के साथ दही के साथ स्प्रिंग रोल खा लेती है। निधि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, लेकिन उसकी शादी एक बहुत ही अच्छे घर में हुई थी। निधि के पिता नहीं थे, उसकी शादी उसके छोटे भाई राहुल ने की थी। निधि अपने परिवार से बेहद प्यार करती थी। शादी के बाद उसका अपने ससुराल में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। उसे अपने ससुराल में आए बहुत दिन हो गए थे। तभी एक दिन उसकी सास सावित्री उसके पास आती है और बोलती है, अभी ना थोड़ी देर में मेरी डिजाइनर फ्रेंड आने वाली है, उसे ना अपना नाप दे दियो ताकि वो तेरे लिए नया लहंगा बना दे। लेकिन माँ जी, आप मेरे लिए नया लहंगा क्यों सिलवा रही है? मेरे पास शादी का लहंगा है तो। बहू वो शादी का लहंगा है, तू के रिसेप्शन पार्टी में ये लहंगा पहनेगी? इतने बड़े घर की बहू बनने वाली है और तब भी तेरी इतनी छोटी सोच रह गई है, इसे बदल। माँ जी, इसमें पुरानी सोच वाली कौन सी बात है? मैं तो बस पैसों को बचाने की बात कर रही हूँ, क्योंकि शादी में आपने जो लहंगा मेरे लिए बनवाया था वो मैंने हाथ तक नहीं लगाया, क्योंकि मेरी माँ चाहती थी कि मेरी शादी उनकी शादी के जोड़े में हो। जानती हूँ, ये बताने की जरूरत नहीं है। यही काम करके तो तुम दोनों ने मेरी नाक कटवा दी थी, अब वही चीज तो रिसेप्शन में भी करना चाहती है। माँ जी, अगर आपको हमारे मिडिल क्लास होने से इतनी ही परेशानी है तो आपने मुझे अपनी बेटे के लिए क्यों चुना? आप तो कार्तिक जी की शादी किसी भी अमीर लड़की से करवा सकती थी ना। करवा ही देती बहू, लेकिन वो क्या है ना, मेरे बेटे कार्तिक को ना तू फोटो में ही पसंद आ गई थी, तो मैंने अपनी बेटे की खुशी के लिए तुझे चुना है, वरना मेरे बेटे के लिए तो इतनी अमीर अमीर लड़कियों से रिश्ता आ रहा था। अब मुझसे ना बहस मत कर, जो बोला है ना उतना ही कर, समझ गई? एक छोटे परिवार से होने की वजह से एक बहू होने के नाते जो इज्जत और सम्मान उसे मिलना चाहिए था वो उसे नहीं मिल रहा था, क्योंकि उसके ससुराल में इंसानों से ज्यादा पैसों की अहमियत थी। लोगों की फीलिंग्स को पैसों से तोल दिया जाता था। कुछ देर बाद डिजाइनर आकर निधि का नाप लेकर चली जाती है। निधि तैयार हो रही होती है, तभी उसकी माँ मालती का फोन आता है और वह बोलती है, बिटिया वो का है ना, यहाँ ना एक लड़का और लड़की आई हुई है, बोल रही है कि अपना नाप दे दो और ऊनक तोरा ससुराल का एड्रेस बता रही है। वहाँ पर कुछ है क्या? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। कहीं इन लोगों को माँ जी ने तो नहीं भेजा है? मुझे एक बार माँ जी से पूछना चाहिए। निधि बिटिया बोल ना, क्या बात है? इन लोग यहाँ काहे आए हैं और हमका का करना है? मेरी बातें सुन रही है ना बिटिया तू? माँ 1 मिनट रुको, मैं अभी आपको पता करके बताती हूँ माँ जी से। निधि फोन रखकर अपनी सास के पास जाती है और बोलती है, माँ जी, आपने किसी को मेरे घर भेजा है क्या? माँ का फोन आया था, पूछ रही हैं। हाँ, वो कपड़े डिजाइनर को भेजा है कल की रिसेप्शन पार्टी के लिए। लेकिन किसके लिए माँ जी? मेरे घर वालों के पास कपड़े हैं, आप ऐसे करके उनकी इंसल्ट मत करिए। बहू देख, मेरे ना हर काम के बीच में ना टांग मत अड़ाया कर।
मैं ये सब करके तेरी फैमिली की इंसल्ट नहीं कर रही हूँ, बल्कि अपनी इंसल्ट होने से बचा रही हूँ। तुम ही बताओ बहू, अगर वो लोग नॉर्मल कपड़े पहन के आ गए तो मेरा क्या स्टेटस रहेगा? मेरे स्टेटस का क्या होगा? जो हो रहा है उसे होने दो। माँ जी, आप उन्हें वापस बुला लीजिए, मेरे घर वाले कभी नहीं मानेंगे। बहू, अब तुम इस घर की बहू हो, इसलिए तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम अपने परिवार वालों को मनाओ। निधि मायके और ससुराल के बीच में फंस कर रह जाती है। कुछ देर बाद निधि अपनी माँ को फोन करती है और बोलती है, माँ, वो कपड़े डिजाइन करने वाले हैं। वो क्या है कि हमारे यहाँ सासू माँ ने एक थीम रखी है कि सभी को डिजाइनर कपड़े पहनना है, और जो भी स्पेशल गेस्ट होंगे उन सभी के लिए मेरी माँ जी ही कपड़े डिजाइन करवाएंगी, इसलिए वो लोग आए हैं। बिटिया, तो हम क्या करें? इन्हें अपना नाप दे दे या ना ही दे? हाँ माँ, आप और राहुल इन्हें अपना नाप दे दीजिए और कल रिसेप्शन में यही कपड़े पहन कर आना है। ठीक है बिटिया, तोरा ससुराल वाला कितना अच्छा बा। निधि एक आत्मसम्मान वाली लड़की थी। उसे अपने ससुराल वालों का ऐसा बर्ताव देखकर बेहद दुख होता है। दिन बीतते जाते हैं। कुछ दिनों बाद निधि पगफेरे की रस्म के लिए अपने मायके जाती है और वहाँ से वापस आते टाइम वो अपने पति और सास के लिए कुछ कपड़े लेकर आती है, जिन्हें देखकर कार्तिक बोलता है, ओह माय गॉड, तुम्हारे घर वालों को ड्रेसिंग सेंस के बारे में कुछ पता नहीं है क्या? अरे इस तरह के कपड़े मैं पहनूंगा? हाँ, इस तरह के? अरे इस तरह के कपड़े तो मैं अपने नौकर को ना दूं। कार्तिक जी, आप ये क्या कर रहे हो? आप मेरे घर से आए कपड़ों को अपने नौकरों के कपड़ों से कंपेयर कर रहे हो। यार, अब इन बातों को दिल से मत लगाओ। वो क्या है ना, तुम तो जानती हो मेरा जो लेवल है ना थोड़ा ऊंचा है, तो इन छोटी मोटी चीजों के लिए ऐसे रिएक्ट मत किया करो। आपको पता भी है आपके इन कपड़ों के लिए मेरा भाई मेरी माँ कितने दिनों से पैसे जोड़ रहे हैं। इतनी धूप में वो दोनों पूरे दिन दौड़े हैं और आपने 1 मिनट में सब बेकार कर दिया। एक बार भी उनकी फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचा। बहू, अब तुम बिना बात की बातों को बढ़ा रही हो। जाओ, इन कपड़ों को उठा के नौकरों को दे दो, बहुत आशीर्वाद देंगे तुम्हें। तुम रुको, मैं ही दे देती हूँ इन्हें। सावित्री निधि के सामने ही उसके मायके वालों के आए हुए कपड़े नौकरों को दे देती है। निधि को यह देखकर बहुत ठेस पहुंचती है और वह अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। तभी उसकी माँ मालती का उसके फोन पर फोन आता है। बिटिया, तू ठीक तो बाड़ा ना? वो का है ना, हमरा तो का याद आवत रही। हाँ माँ, मैं ठीक हूँ, आप परेशान मत हो। बस यहाँ मेरा दम घुट रहा है, पता नहीं क्यों। बिटिया, अभी तो हर नई का शादी होइल बा, यही खातिर हमरा ऐसा लगत रहे। माँ, यहाँ मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है, सब कुछ परा है ऐसा लगता है। बिटिया, ऐसे ना बोले के, अबू तो हार घर बा। शादी के बाद लड़की के ससुरालों का घर होवा था। तू ये सब छोड़ दा। समधन जी और दामाद जी के निबाड़न, उनका के कपड़ा पसंद आयल की ना आयल? अब मैं आपको कैसे बताऊँ माँ कि इन लोगों ने आप लोगों के दिए हुए कपड़े को नौकरों को दे दिए। बोल ना बिटिया, काहे चुप हो गई? कुछ बात है तो हमरा बताना, कुछ छुपा बता रखा तू। नहीं माँ, मैं कुछ नहीं छुपा रही हूँ, सब कुछ ठीक है। सभी को आपके दिए हुए कपड़े बहुत पसंद आए, बहुत तारीफ की है सबने। अच्छा है, हमका तो बस यह बात के डर लग रहे कि वो लोगन के हमारे कपड़ा पसंद आयल की ना आयल। माँ, मुझे थोड़ा काम है, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। अपनी माँ से हर बार झूठ बोलकर निधि को और भी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। जैसे तैसे कर दिन गुजर ही रहे थे। निधि का भाई राहुल, जो कि गाड़ियाँ रिपेयरिंग का काम करता था, वो उसी हालत में अपनी बहन के घर उससे मिलने एक शाम उसके ससुराल चला जाता है। इतने समय बाद अपने भाई को देखकर निधि खुशी से झूम उठती है और उसके गले लग जाती है। तभी उसकी नजर अपने जीजा पर जाती है और वो जैसे ही कार्तिक के गले लगता है तो कार्तिक उसे अपने से दूर कर देता है और उसे जोरदार थप्पड़ मारता है। तुम पागल हो क्या? हाँ, अपने गंदे हाथों से मुझे टच कैसे कर दिया तुमने? मेरे सारे कपड़े गंदे कर दिए, भिखारी कहीं का। कपड़े पहनने की तो औकात होती नहीं है, आ जाते मुंह उठा के। हाथ कैसे लगाया तूने मुझे? हाँ कार्तिक जी, आपका ये क्या तरीका है मेरे भाई से बात करने का? तो तुम्हारे भाई का क्या तरीका है? ऐसे कौन मिलने आता है?
अकल नाम की चीज भी है इस फटीचर को। रिश्ता जुड़ गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुंह उठाया और चल दिए अमीरों के घर में। और आ भी रहा है ना तो कम से कम ढंग के कपड़े पहन के तो आए, भिखारी कहीं का। बस कार्तिक जी बस, आज आपने मेरे भाई के ऊपर हाथ उठाकर सारी हद पार कर दी है। आप ये भूल गए कि ये आपका सगा साला है, आपका इसके साथ कोई रिश्ता है। आप लोगों को अपने पैसे के घमंड के सिवा कुछ और दिखाई ही नहीं देता है। हाँ तो जिसके पास होगा वही दिखाएगा ना, ये फटीचर भिखारी क्या दिखाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। आप जैसे इंसान के साथ मैंने शादी करके बहुत ही बड़ी गलती कर दी, लेकिन अब मैं उस गलती को सुधार लूंगी। आज और अभी से मैं आपको इस रिश्ते से फ्री करती हूँ। जाइए अपने लेवल की ढूंढ कर शादी कर लीजिए। चलो राहुल। तुम कहना क्या चाहती हो? तुम मुझे छोड़ रही हो? अच्छा मजाक है। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ बल्कि सच बोल रही हूँ। जल्द ही तलाक के पेपर भिजवा दूंगी साइन करके, उसके बाद कर लेना अपने जैसी किसी लायक लड़की के साथ शादी। निधि इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। उसका ऐसा रूप देखकर कार्तिक हैरान हो जाता है और अपने परिवार की इज्जत और आत्मसम्मान के लिए अपना अमीर ससुराल छोड़कर निधि हमेशा के लिए अपने पुरानी दुनिया में लौट जाती है और इज्जत से जीना फिर से शुरू कर देती है।